राधे राधे। सब बढ़िया, सब राजी खुशी। तो आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। थ्योरी का चैप्टर है, सीधे से फैक्ट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सी बातें याद रखनी है बस। और इस चैप्टर में थ्योरी में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, ये कैसे हुआ, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, इतना डीप नहीं जाना। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और जो चीज़ें एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा नॉलेज प्लस टू में पढ़ा हुआ है और फिर कभी किसी दूसरी क्लास में दे देंगे। तो यहाँ अपना सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर है अर्धचालक। अब देखो, चालक सबको पता है, कुचालक सबको पता है, कंडक्टर इंसुलेटर सबको पता है। जिसमें करंट फ्लो हो जाए वो कनेक्टर, जिसमें करंट फ्लो ना हो वो क्या, इंसुलेटर। तो बात ये है कि वाई वी नीड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी हमें। सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन सबको पता है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज कनेक्टर की हो, कुछ प्रॉपर्टीज इंसुलेटर की हो। तो क्वेश्चन ये है कि सेमीकंडक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि आज के टाइम सेमीकंडक्टर हर डिवाइस में, हर जगह काम आ रहा है। जो टेक्नोलॉजी है जिसके कारण आप घर बैठे क्लास ले रहे हो, इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर का अहम योगदान है। लेकिन स्टार्टिंग में जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जैसे मान लो ये लोहे की छड़ है, अगर मैं इसको ऐसे बैटरी जोड़ दूं तो इसमें यू करंट फ्लो होगा। अगर इसमें यू बैटरी जोड़ दी जाए तो भी तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो नहीं करवाना, इंसुलेटर ले लो। लेकिन जब तक कनेक्टर है तो करंट क्लॉकवाइज भी फ्लो करेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो करेगा। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूं करंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल हो, मतलब एक ही दिशा में करंट बहना चाहिए, चाहे वो क्लॉकवाइज बहे चाहे एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब, जैसे मान लो ये सेमीकंडक्टर है, मैं चाहता हूं इसमें इधर तो करंट फ्लो करे, इधर करंट फ्लो ना करे, एक साइड में करंट फ्लो करे, दूसरी साइड में करंट फ्लो ना करे। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने किसको डिस्कवर किया, सेमीकंडक्टर को। अब सेमीकंडक्टर कौन से एलिमेंट सेमीकंडक्टर होते हैं सबको पता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो पीरियोडिक टेबल के 14 ग्रुप में आते हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक सबको पता होना चाहिए। इसका कितना होता है 32, इसका कितना होता है 14। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरे में 8, तीसरी में 4। इसमें 2, 8, 18 और 4 किस फॉर्मूले से फिल करते हैं हम, इस फॉर्मूले से। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये तो। पहली कक्षा के लिए इनकी वैल्यू 1, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3। खास बात क्या है, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4। इसलिए इस संरचना को, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का, अगर आपसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे आप, चतुष्फलकीय है। चतुष मतलब टेट्रा, चतुष्फलकीय। इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब सेमीकंडक्टर के बारे में आपको जो बात याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो सुनो। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, यानी जो चालकता है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान रहे। हालांकि जब मैं चालक की बात करूंगा तो चालक के केस में क्या होता है, चालक के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी जो रेजिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, वो बढ़ जाती है। शायद किसी को याद हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए थे, 1 + अल्फा डेल्टा टी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। इसलिए कहते हैं अल्फा जो है, जो क्या है, थर्मल कांस्टेंट, तापीय गुणांक। चालक के लिए इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है अल्फा का मान सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटेगी।
यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे कनेक्टिविटी बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ चालक से उल्टा होता है। बात समझ आ गई इतनी? तो आपको क्या बात याद रखनी है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछ ले आपसे तो क्या बोलोगे, चतुष्फलकीय। दूसरा, अर्धचालकों के लिए अल्फा थर्मल कोफिशिएंट, ऊष्मीय ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। और यहां से इंपॉर्टेंट बात ये जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि T बराबर 0 केल्विन, T बराबर है 0 केल्विन पर जो सेमी कंडक्टर होता है वो क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर किसकी तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है, इंसुलेटर की तरह। और कनेक्टर के केस में उल्टा होता है, जैसे आपने पढ़ा ना सुपर कंडक्टिविटी, हाँ वो आ जाती है जब टेम्परेचर बहुत ही कम कर देते हैं, 2 केल्विन 3 केल्विन के आसपास कर देते हैं। तो दिस इज नॉट आवर पार्ट इन सिलेबस, हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसमें ताप गुणांक नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, और 0 केल्विन पर अर्धचालक क्या करता है, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इन सब का कारण आपने प्लस 2 में पढ़ा भी होगा, है ना? नहीं पढ़ा तो फिर कभी पढ़ लेंगे, लेकिन हमें फिलहाल एग्जाम पे ध्यान देना है। सिलेबस बहुत बड़ा है तो मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहा। यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, चालकता को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या किया जाता है, जो हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है उसमें हम क्या कर देते हैं, अशुद्धियाँ मिला देते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक शब्द आता है ना, काफ़ी प्लस 2 में काफ़ी बार पढ़ा होगा, डोपिंग, है ना? स्पोर्ट्स में भी काम आता है ना, जब कोई खिलाड़ी नशा करते हैं तो उनके लिए बोलते हैं डोप टेस्ट, डोपिंग। डोपिंग क्या चीज़ है, सेमीकंडक्टर में अशुद्धियाँ मिलाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमें डोपिंग कहा जाता है। यहां 2 शब्द आते हैं, दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको। एक शब्द आता है डोपिंग, एक शब्द आता है बाइसिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है अभिनति, और डोपिंग को हिंदी में डोपिंग ही कहा जाता है भाई, अभिनति। अभिनति क्या होता है, सेमीकंडक्टर को बैटरी से जोड़ने का जो प्रोसेस है, आगे देखेंगे कैसे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइसिंग करना। फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस पढ़े होंगे ना आपने, अगर अवनति पश्च अवनति वो आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल मैं दोनों शब्दों को बता देना चाहता हूं, आपस में कंफ्यूजन ना हो। डोपिंग यानी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाना, और बाइसिंग अर्धचालक को बैटरी से कनेक्ट करना। यहां तक सब ठीक ठाक, सब राजी खुशी? हाँ। अब सुनो, इंप्योरिटीज ऐड कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेट बन सकता है, छोटी सी बात है। और ये जो बता रहा हूँ, यहाँ से रेलवे में, एसएससी में, जहाँ जनरल साइंस लगती है वहाँ काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ये, तो अच्छे से देखना इसको। मैंने कहा 14वें ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, कार्बन है, कार्बन तो नहीं आता अर्धचालक में, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जिनकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये क्या है, हमारे प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें क्या मिलानी है हमें, अशुद्धि। अशुद्धि मिलाने का ये मतलब नहीं है कि इसमें आप मिट्टी मिला दोगे, कचरा मिला दोगे, ऐसा नहीं है। अशुद्धि मिलाने का मतलब दूसरे एलिमेंट के एटम मिलाना, दूसरे तत्वों के परमाणु मिलाना, क्या कहलाता है, अशुद्धियां। अब दूसरा मतलब इसका पड़ोसी, इसका पड़ोसी है तो कौन है, 13वां ग्रुप, ये इसका पड़ोसी कौन है, 15वां ग्रुप। और उम्मीद कर रहा हूं ऐसी कि आपको 13वें और 15वें ग्रुप के एलिमेंट याद होंगे, है ना याद? सर ने कितनी ट्रिकें बना बना के बताई होगी क्लासों में। केमिस्ट्री के हर टीचर कोई ना कोई ट्रिक बताता है। हाँ, मैं भी बता देता हूँ, है याद नहीं है तो ध्यान दे लो। क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, याद रह बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 15वें ग्रुप के कौन होते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अब इससे ज़्यादा आसान ट्रिक और क्या बना के दे भाई आपको,
ये एलिमेंट तो आपको याद रखने पड़ेंगे। बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो हमें क्या करनी है, इंप्योरिटीज ऐड करनी है, अशुद्धियां मिलानी है। अगर मैं पीछे वाले ग्रुप से अशुद्धियां मिलाऊं प्रीवियस से, तो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर मैं नेक्स्ट ग्रुप से मिलाऊं, अगले ग्रुप से मिलाऊं, तो क्या बन जाएगा, एन टाइप अर्धचालक। नाम तो सुना ही होगा, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। अब इनकी खास बात सुनो। 14वें ग्रुप के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 13वें ग्रुप में कितने होंगे, 3। 15वें ग्रुप में कितने होंगे, 5। यानी 15वें ग्रुप की अशुद्धियां इसमें मिला देने से हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। यहां से आप लाके मिलाओगे, इसके पास कितने हैं, 5। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये कहेंगे एन टाइप अर्धचालक के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। किसमें, एन टाइप के अंदर। इसी प्रकार से अगर मैं पी टाइप की अशुद्धि मिलाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी। एक एटम मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, एक एटम मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन क्या दिख रही है, कमी दिख रही है। तो इंप्योरिटीज ऐड करते हैं 10 की घात 7, 10 की घात 8 ऐसे करते हैं, तो उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और इसमें उतने इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कहते हैं, होल। तो पी टाइप अर्धचालक के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल। बात याद रह जाएगी। पी टाइप में बहुसंख्यक कौन होते हैं, होल। और एन टाइप में बहुसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब यहां से एक क्वेश्चन जो कि 99.99% लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सीधा सा क्वेश्चन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैविंग चार्ज। एन टाइप सेमीकंडक्टर पे किस प्रकार का चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। बताओ एन टाइप अर्धचालक पर किस टाइप का आवेश होता है। सारी चीजें आपके सामने हैं। तो किस टाइप का होता है, एन टाइप में बहुसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो किस टाइप का होता है, यही होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो क्या होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। क्या सरप्राइज हो गए, ऐसे कैसे हुआ। सुनो बात, थोड़ा सा ये मिसकंसेप्ट दिमाग में रहता है। मैंने कहा 15वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाई है, मतलब 15वें ग्रुप का एटम लाके मिलाया है। हम क्या लेके आए, एटम लेके आए हैं। हाँ, इस एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके एटम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बराबर, जे एक ज्यादा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर सेल में 4, इसी कितने होंगे, 5। यानी एटम की कंपैरिजन करें, इसका एटम में इसके एटम से कोई भी इसमें से कंपेयर करेंगे तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इससे ज्यादा है। बट एटम जो है उसका खुद का ओवरऑल चार्ज क्या होता है, एटम खुद तो न्यूट्रल होता है या नहीं होता। इसके कंपैरिजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है, इसके कंपैरिजन में इसके पास प्रोटॉन भी तो ज्यादा ही है। तो एटम अपने आप में खुद क्या होता है, न्यूट्रल।
वो एक न्यूट्रल चीज को इसमें लाके मिलाओगे, न्यूट्रल चीज को इसमें लाके मिलाओगे तो चार्ज थोड़ी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? न्यूट्रल। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, एग्री, लेकिन एटम लाके मिला रहे हो तो जितने इलेक्ट्रॉन लाके मिला रहे हो उतना वो इलेक्ट्रॉन के अंदर नाभिक भी तो साथ आ रहा है ना, तो उसके प्रोटॉन भी तो साथ आ रहे हैं, तो इसकी बॉन्डिंग आप लोगों ने देखी भी होगी ना कभी, ऐसे बनता है ना, ये सिलिकॉन है ऐसे, मैंने इसमें से कुछ भी लाके मिलाया +5 तो 4 या बॉन्ड हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री है ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज लाके मिला रहे हो पर साथ में इसके प्रोटॉन भी तो आ रहा है ना, ओवरऑल ये क्या आया, ये इतना बड़ा खुद क्या है, न्यूट्रल तो है, एटम तो न्यूट्रल ही है, तो ओवरऑल चार्ज एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, ओवरऑल चार्ज क्या रहता है, न्यूट्रल। दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टफ क्वेश्चन अगर आता है जहां आपसे कंसेप्ट चेक करवाया जाता है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा तत्व मिलाने पर हमें पी टाइप का अर्धचालक मिलेगा, 3 ऑप्शन यहां से देगा, 1 ऑप्शन यहां से, कैसे कह देगा, अगर सिलिकॉन में N मिला दिया जाए या आर्सेनिक मिला दिया जाए, जो मर्जी कह दे, तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, पी टाइप, एन टाइप, दोनों या दोनों ही नहीं, तो ऐसे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, अब पी टाइप अर्धचालक बन गया तो हमारे पास एन टाइप का अर्धचालक है, बन गया, ठीक है, मेरा तो खुश है। अब पी टाइप को बैटरी से जोड़ा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जैसे कि चालक में होती है, एन टाइप को बैटरी से जोड़ा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जैसे कि चालक में होती है, बस फर्क कितना है, पी टाइप में विद्युत धारा प्रवाह होने का कारण कौन है, होल, एन टाइप में विद्युत धारा प्रवाह होने का कारण कौन है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन धारा प्रवाह तो हो रही है। तो क्या देखा गया कि पी टाइप एन टाइप का जो व्यवहार है वो चालक के भांति ही है, कंडक्टर के जैसा ही है, तो कंडक्टर के जैसा ही है तो फिर हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, पहले जर्मेनियम सिलिकॉन निकालो, फिर हाई टेक्नोलॉजी उसमें डोपिंग करो, जरूरत ही क्या है। तो अकेला पी अकेला एन हमारे किसी काम का नहीं है, तो क्या किया जाता है, पी और एन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं, पीएन संधि, या जिसे हम बाद में क्या नाम दिया गया, पीएन डायोड, पीएन जंक्शन। तो क्या होता है, एक पी और एक एन को आपस में मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये पी और ये एन ये लोग जोड़ दिया जी, ऐसा नहीं होता, हाई टेक्नोलॉजी से वेपराइज फॉर्म में ले जाके फिर इसको जोड़ा जाता है ताकि जो बीच का जो गैप है, बीच में गैप रह रहा है, वो गैप क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो पी और को मिलाते हैं तो इसकी साइड क्या बन गया, पी, यहाँ क्या बन गया, एन, बीच में क्या बन जाता है, संधि बन जाती है, इसलिए इसको नाम दिया गया पी एन जंक्शन। अब पी में ज्यादा मात्रा में कौन होते हैं, होल, एन में ज्यादा मात्रा में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, अलग मात्रा में कौन है, होल, इसमें अलग मात्रा में कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये जो बीच में बनती है इसे कहते हैं हम संधि, जिसे बाद में नाम दिया गया डिफ्लेक्शन लेयर, अवक्षय परत। +2 क्लास में हम पढ़ते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं। जब इसको लाके मिलाएंगे तो इस साइड होलों का घनत्व ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस साइड होलों का घनत्व कम है, तो चीजें क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती है, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाएगी, होल इधर जाएंगे, सेम इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो होल और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति कर रही है, तो वहां क्या बन जाता है, एक विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट का नाम दिया जाता है। उस डिफ्यूजन करंट को धीरे धीरे बैलेंस कर देता है कौन, अपव्यय करंट, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफ्यूजन करंट के
अपोजिट होती है। और यहाँ पर आयन जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं हमें? अवरोधी विद्युत क्षेत्र। और ये जो इस अवरोधी विद्युत क्षेत्र को डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका अवरोधी विभव बैरियर पोटेंशियल। ये अवरोधी विभव या अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्या करता है? इन चार्जों को इस संधि में से पार होने से रोकता है। यानी होल सारे इधर चिपक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सारे इधर चिपक जाएंगे, तो आवेशों का संधि के ऊपर से प्रवाह नहीं होता। तो हम ये कहते हैं पीएन संधि क्या है? बैलेंस हो गई। पीएन संधि में टोटल करंट क्या रहा? 0 रहा। इसकी ज्यादा थ्योरी के पीछे जाने की जरूरत आपको नहीं है, मोटी मोटी बातें जो बता रहा हूं वो याद रख लो बस। क्लियर? अब बैलेंस है, कोई करंट नहीं बह रहा। अब हम क्या करेंगे? बाइसिंग। क्या था बाइसिंग? अभी तो बताया था। हाँ राजा बच्चे बता क्या था? क्या था बाइसिंग? बैटरी से जोड़ने का प्रोसेस। बैटरी दो तरीके से लगा सकते हैं हम, जैसे कि मैंने ये लगाई, P को प्लस से और N को माइनस से, और एक इसका उल्टा। अगर है बैटरी का पॉजिटिव सिरा P से, नेगेटिव सिरा N से जुड़े, P पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अगर अभिनति कहा जाता है, फॉरवर्ड बाइस कहा जाता है। अब फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा? ये तार किसका हो गया? प्लस का। इधर से किसका हो गया? माइनस का। तो प्लस से माइनस क्या बन जाता है? कि विद्युत क्षेत्र बन जाता है। जैसे ही इस विद्युत क्षेत्र का मान इस विद्युत क्षेत्र से बड़ा होगा तो ये संधि टूट जाएगी, पतली होती होती टूट जाएगी, आवेशों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। यूं कह दो, इस बैटरी का विभव जब VB से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाएगा तो अवक्षय पर टूट जाएगी, आवेशों का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, और इस प्रकार इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। यानी ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये वोल्टेज है, ये करंट है। इस V का मान जब तक VB के बराबर नहीं होता तब तक करंट नहीं बहेगा, लेकिन फिर ऐसे एक्सपोनेंशियल चर घनता के रूप में करंट बढ़ता जाएगा, और जहां से करंट बढ़ना शुरू होता है उस वोल्टेज को कहा जाता है VB। और ये अगर अभिव्यक्ति में जो करंट बहता है वो बहता है मिली एम्पीयर कोटि का। ये बातें याद रखना छोटी छोटी। मिली एम्पीयर कोटि का करंट जो बढ़ रहा है वो चर घनता के रूप से बढ़ता है। मैं पहले ही शॉर्ट करके करवा रहा हूं, आप इससे ज्यादा शॉर्ट में चले जाना, है ना, फिर बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाएगा। ये थी इसकी अगर अभिव्यक्ति। अब क्या करते हैं इसकी पश्च अभिव्यक्ति। पश्च में क्या होता है? ये P को किसे जोड़ा? नेगेटिव से। N को किसे जोड़ा? पॉजिटिव से। क्या हो गया? ये रिवर्स बाइस। अब रिवर्स बाइस में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उल्टा बनेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र इस विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, यानी अवक्षय परत की मोटाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बहने वाला करंट क्या हो जाएगा? 0। पहले भी 0 था, अभी क्या रहेगा? 0 ही रहता है। तो रिवर्स बाइस में करंट फॉलो नहीं करता। हाँ, अगर बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी कर दी जाए, बहुत ज्यादा बड़ी कर दी जाए, तो ये जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक के कारण क्या है? अल्प मात्रा में धारा बहनी शुरू हो जाती है। यानी वोल्टेज को मैंने क्या किया? रिवर्स। पहले वोल्टेज प्लस की थी, अब किसकी कर दी? माइनस की। तो करंट बहता नहीं है, बहेगा तो बिल्कुल ही मामूली 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 बहता है। और बहुत ज्यादा वोल्टेज पर ये अल्पसंख्यक भी क्या कर देते हैं? अवक्षय परत को तोड़ देते हैं। वो बहुत ज्यादा वोल्टेज पे जाके होता है, और जैसे अवक्षय परत टूटती है करंट का मान सडनली बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये जो करंट होता है किस कोटि का होता है? माइक्रो एम्पीयर कोटि का होता है। जैसा हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं, ब्रेकडाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन। तो अब देखो
करंट नहीं बह रहा, यानी फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ही करंट का फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा सिर्फ ऐसे बह रही थी जब फॉरवर्ड बायस किया था, यूं आ रही थी ना, यानी धारा सिर्फ P से N की ओर आती है, वो कब है, जब फॉरवर्ड बायस होता है तब। रिवर्स बायस में करंट नहीं बहता, इसीलिए PN संधि का ये सिंबल बनाया जाता है। ऐसा पढ़ा था ना, दिस इज द सिंबल ऑफ एरो, जो करंट की डायरेक्शन को बताता है कि करंट हमेशा P से N की ओर बहेगा, कब, फॉरवर्ड बायस में। N से P की ओर करंट नहीं बहता रिवर्स बायस। ये जो हमारा मेन मुद्दा था कि हम करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करवाना चाहते हैं, वो हमारी जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरा कौन करता है, PN जंक्शन, है ना। आप लोगों की इच्छाओं को तो कोई और ही पूरा करता होगा, ये तो साइंटिस्टों की इच्छाएं थी। आप लोगों की इच्छाएं या तो घर वाले पूरे करते हैं या फिर सरकार नौकरी करेगी पूरा, यही बात है ना। तो ये सब क्लियर, ग्राफ व्राफ हो गया, सिंबल समझ गए। अब बात करते हैं कि PN जंक्शन बनाया ही क्यों गया, PN जंक्शन काम कहाँ आता है, यानी डायोड के एप्लीकेशंस। डायोड की वैसे तो बहुत एप्लीकेशन है, तो बहुत पे नहीं जाना, हमें सिर्फ किस पे जाना है, जो आपके कोर्स में है, जो आपके सिलेबस में है। तो डायोड का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो है ये वाला, समझ रहे हो क्या, ये है, सब काम में लेते ना, मोबाइल के चार्जर के लिए एडेप्टर, ये डायोड का सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। अभी काम क्या करता है बताओ मुझे, क्या काम करता है, कैसे मोबाइल फोन को चार्ज करता है, क्या अकेला मोबाइल फोन के लिए काम आता है, टॉर्च में भी आज के लिए काम आता है, लैपटॉप में भी इसी काम आता है। यानी हमारे घरों में जो लाइट आ रही है कौन सी आ रही है, प्रत्यावर्ती धारा। हमारे मोबाइल की जो बैटरी है वो बैटरी से क्या चाहिए, DC। तो AC को DC में कन्वर्ट करने वाले जो डिवाइस है, जो डिवाइस AC को DC में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिष्टकारी। दिष्टकारी बनाने के लिए क्या है, डायोड का उपयोग किया जाता है। अब अगर हमें दिष्टकारी के सर्किट में सिंगल डायोड काम में लेते हैं तो क्या बन जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर डबल डायोड काम में लिया जाए तो क्या बन जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता है वो लगभग कितनी होती है, 40 से 44% के बीच होती है, क्योंकि आधा है तो 50% वैसे चली गई और बाकी 50 से 50 थोड़ी आएंगे। और फुल वेव की जो दक्षता है वो लगभग 82-83% के आसपास होती है। अब यहां से कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, AC को DC में बदलने वाली युक्ति कहलाती है दिष्टकारी है। ऐसे कह देगा व्हाट इज रेक्टिफायर, दिष्टकारी क्या होता है। तो एक तो इसकी परिभाषा याद रखनी है आपको। दूसरा इसमें क्या पूछा, दक्षता, ये लगभग वैल्यू याद रखना, इसके बीच में जो वैल्यू दिखी वो एग्जाम में आप टिक कर देना। दक्षता पूछी जा सकती है। तीसरा, हालांकि पूछना मुश्किल है, फिर भी इसका थोड़ा सा सर्किट डायग्राम पढ़ा हुआ है 12वीं क्लास में, आपको दिमाग में रखना है। दिमाग में क्या रखना है, ये AC सोर्स है, जैसे हमारे घरों में प्लग लगा हुआ है, AC है, इसे हमें DC में बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना है, ताकि हमारा मोबाइल फोन क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि घरों में जो DC आ रही है वो 220 वोल्ट की आ रही है और हमारे मोबाइल फोन की बैटरी है वो कितनी है, 4 से 5 वोल्ट की है। तो 220 को पहले वोल्टेज डाउन लानी पड़ेगी, स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर। हालांकि इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिर्फ 220 वोल्टेज को 5 वोल्ट पे बना रहा है।
और ये आपको पता है ट्रांसफॉर्मर ओनली वर्क ऑन एसी, तो एसी पे ट्रांसफॉर्मर है। डायोड के बाद नहीं लगा सकते क्योंकि डायोड क्या बना देगा, डीसी, और डीसी पे ट्रांसफॉर्मर काम है नहीं करता। अब मैंने यहाँ क्या लगा दिया है, एक है डायोड, ये डायोड है, एक तार ये आ रहा है, और ये क्या है हमारा मोबाइल फोन जिसकी बैटरी हमें चार्ज करनी है, तो एक तार इसे जोड़ा, एक तार है इसे जोड़ा, ये क्या बन गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे, हमें पता है ये एसी है, फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा नेगेटिव, पी प्लस से जुड़ गया, अगर अभिनत हो गया डायोड में धारा बहेगी, बह गई। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया रिवर्स बाइस, धारा नहीं बहेगी। फिर अगेन धारा बहेगी, अगेन धारा नहीं बहेगी। तो ये जो करंट है जिसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, वैल्यू देखो बदल भी सकती है नहीं भी बदले, डायरेक्शन बदल गई तो एसी मतलब प्लस माइनस ग्राफ में आ गया, तो एसी ओनली प्लस आ रहा है तो क्या है डीसी। तो इनपुट में तो क्या दी एसी, आउटपुट में क्या मिली डीसी, जो कि हमें बिल्कुल पसंद है नहीं है, क्योंकि 100 में से अगर 40 नंबर आ रहे हैं तो किसको पसंद है। हाँ 40 से याद आया लैब असिस्टेंट के पेपर में, और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आई है, और कल परसों फर्स्ट ग्रेड की भी आई थी, सब के अंदर ये बात कंपलसरी कर दी कि हर पेपर में 40% नंबर लेके आने जरूरी है, इंडिविजुअली अलग अलग। जीके के पेपर में भी 40 नंबर आने चाहिए और सब्जेक्ट के पेपर में भी 40% नंबर आने चाहिए। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल डायोड की जगह क्या कर लेते हैं, डबल डायोड काम में लेते हैं। लेकिन अगर डबल डायोड लगा देंगे तो हम रेजिस्टेंस यहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें आधे चक्कर के लिए तो डायोड D1 से आउटपुट लेनी है और आधे चक्कर से डायोड D2 के लिए मैं क्या आउटपुट लेनी है। तो क्या करते हैं, इन दोनों तारों को आपस में हमें यहां जोड़ देते हैं। अब देखो अगर यहां से करंट आएगा तो भी इधर करंट आ जाएगा ना, अगर यहां से करंट आया तो भी यहां करंट है आ जाएगा, दोनों हालात में यहां करंट है आ रहा है। इस तार से क्या अपना मोबाइल फोन जोड़ देते हैं, लेकिन एक ही तार जुड़ा, दूसरा तार कहां जोड़ेंगे हम, और तो सर्किट बचा ही नहीं है। तो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के बीच में से एक वायर निकाली जाती है, न्यूट्रल वायर, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस या ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल तो आएगा, जीरो आएगा, उस जीरो से क्या वायर है खींच लेते हैं। पूछ लिया जाए ना फुल वेव रेक्टिफायर का सबसे मुश्किल काम क्या है, तो सबसे मुश्किल काम यही है, मिड वायर निकालना। इसी के सॉल्यूशन के लिए आगे आता है ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें 4 डायोड का काम में लिया जाता है, उसमें यह समस्या खत्म हो जाती है। तो अब क्या होगा, ये आउटपुट कौन देगा, D1 डायोड, और ये आउटपुट कौन देगा, D2 डायोड। क्योंकि जब ये रिवर्स में जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, फॉरवर्ड में, और ये जब फॉरवर्ड में आएगा तो ये किसमें हो जाएगा, रिवर्स में। तो एक बार D1 डायोड आउटपुट देगा और एक बार है D2, यानी हमें ओवरऑल क्या मिलेगा, फुल वेव मिल जाती है, जिसकी एफिशिएंसी 82-83 के आसपास होती है, जिससे हम सेटिस्फाई हैं। थोड़ा डायग्राम ध्यान रखना है इसका, हालांकि डायग्राम शायद ही पूछे आपसे, सर्किट डायग्राम आपसे, इतने से आपका काम बन जाएगा। ओके, मुझे कोई बताए घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है, आजकल तो खूब जरूरत पड़ रही होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर दोनों काम करता है, एसी को डीसी में भी बदलता है और डीसी को एसी में भी बदलता है। कैसे, जब बैटरी चार्जिंग पे है, घर में लाइट आई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी है, जब बैटरी चार्जिंग पे है तो क्या कर रहा है, वो एसी ले रहा है प्लग से और बैटरी को डीसी दे रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो क्या करता है, बैटरी से डीसी लेता है और घर में एसी देता है, इसीलिए उसका नाम है इन्वर्टर, इन्वर्ट करता है। एसी को इन्वर्ट करके क्या बनाएगा, डीसी, और डीसी को इन्वर्ट करके क्या बनाता है, एसी, इसलिए उसे इन्वर्टर कहा जाता है। हाँ,
ये मुझे बताना, आप लोग कमेंट करना है, हालांकि कोई करता नहीं है, पढ़े लिखे लोग हो, तुम बहुत बिजी हो। ये बताना डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? एसी को डीसी में बदलने वाली रेक्टिफायर, दोनों जो काम करे वो इन्वर्टर, डीसी को एसी में बदलने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? ये बात आप लोग बताओगे। देखते हैं कितने एक्टिव हो। बाकी एक्टिवनेस मुझे दिख रही है आजकल कहाँ चल रही है तुम लोगों की। हाँ, दूसरा जो आपका एप्लीकेशन है डायोड का, वो कौन सा है? जेनर डायोड। नाम तो सुना ही होगा, राहुल है। राहुल से हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? जेनर डायोड से। तो जेनर डायोड के बारे में 3 बातें याद रखनी है बस। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस वैसे ही बहुत बड़ा है। जीके है, साइकोलॉजी है, करंट अफेयर है, 3 सब्जेक्ट हैं, तो ज़्यादा फालतू की चीज़ नहीं पढ़नी। ज्ञान कहाँ से लेना है वो बाद की बातें हैं। ज्ञान बहुत ले लिया, +2 में ले लिया, कॉलेज में ले लिया, ले लोगे आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में। सिर्फ हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और कहाँ से मेरे नंबर आ रहे हैं, तो उतना ही याद करना है। और करंट अफेयर से याद आया, करंट अफेयर जो आती है एक राजस्थान में काफ़ी फेमस है, मूमल नाम से करंट अफेयर आती है। वो हर मंथली उसका प्रकाशन होता है। तो ये 2 महीनों की भी आ जाती है, वार्षिक अंक भी आ जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, हर महीने की मूमल 100 पे आ जाती है, 8-10 तारीख के आसपास आ जाती है, वो लेके आनी है। अब ये भी क्वेश्चन होगा सर कब तक का पढ़े, तो भाई नोटिफिकेशन आने के बाद का पढ़ना है। नोटिफिकेशन आने के बाद का पढ़ना है। जैसे 8-10 मई को मूमल आएगी, जिसमें अप्रैल महीने का जीके दिया होगा करंट अफेयर, तो आप ले आओ, पढ़ लो। पूरे महीने में उसे 3-4 बार पढ़ लो अच्छे से। फिर इतने में 8-10 जून आएगी, फिर जून वाले के अंदर मई का करंट अफेयर दिया आएगा, तो वो पढ़ लो। करंट अफेयर से आपका काफ़ी जीके वाला पेपर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई क्लासिकल क्वेश्चन भी आता है, पुराना क्वेश्चन भी आता है, तो एग्जामिनर के दिमाग में ये होता है कि मैं करंट अफेयर से जोड़ के दूँ। करंट अफेयर में कुछ घटनाएं घटी होती है, उससे वो वहाँ क्लासिक जोड़ के क्वेश्चन बन जाता है। तो ये मूमल की बुक्स पढ़ लेना, इधर से ये पढ़ लूँ, उधर से वो पढ़ लूँ, इधर से मैं वो वीडियो देख लूँ, वो ही मैं द हिंदू देख लूँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये ना तो देखो ये मतलब याद रहती हैं चीज़ें, उनके नोट्स बनाओगे, इतना टाइम नहीं है। पतली सी बुक आती है मूमल की, सस्ती सी बुक आती है, बस पढ़ते रहो, बिंदास रहो। इससे करंट अफेयर बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर आएगा तो किसी से होगा भी नहीं। ओके, अब जेनरल डायोड पे वापस आते हैं। जेनरल डायोड के बारे में सिर्फ 3 बातें याद रखनी है, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। पहली बात ये याद रखनी है, ये हमेशा रिवर्स बाइस में काम करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अभी भी मैंने कहा था कि पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस में करंट नहीं देता, देता है तो बहुत ही कम देता है, ये बात कही थी। तो क्वेश्चन ये है कि सर जनरल डायोड में ऐसा क्या हो जाता है, ये काम करने लग जाता है। तो जनरल डायोड में इतना हो जाता है कि ये हाईली डोप्ड होता है, अशुद्धियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, बहुसंख्यक तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, साथ में अल्पसंख्यक भी तो थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। हालांकि बढ़ने की दर अलग होती है, बढ़ते तो हैं। वो तो बहुत ज़्यादा डोपिंग कर दोगे तो अल्पसंख्यक की मात्रा भी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। यानी जो ब्रेकडाउन पहले यहाँ हो रहा था वो ब्रेकडाउन यहीं हो जाता है। यानी इस वोल्टेज को कहते हैं VZ, जनरल वोल्टेज। तो आपसे एक तो ये ध्यान रखना है, जनरल डायोड ऑलवेज ऑपरेट इन रिवर्स बाइस। जनरल डायोड की खास बात क्या है, हाईली डोप्ड है। और तीसरा याद रखना है, जनरल डायोड काम कहाँ आता है, काम कहाँ आता है, वोल्टता का नियमित करने में, वोल्टेज रेगुलेशन में इसका काम लिया जाता है। जैसे मान लो
मेरे पास एक आईसी है, ठीक है, ये आईसी ओनली 5 वोल्ट पे काम करेगी। ये ना तो 4.5 पे काम करेगी, ना 5.5 पे काम करेगी, ओनली 5 वोल्ट पे काम कर रही है। तो हम इसे क्या करते हैं, ये जेनर डायोड है, इसके पैरेलल लगा देते हैं। तो जेनर डायोड की बंजर वोल्टेज भी 5 होनी चाहिए, तो इसके सिरों पे हमेशा 5 वोल्टेज बनी रहेगी, तो इसके पैरेलल में भी क्या हमेशा 5 वोल्टेज बनी रहती है। यानी वोल्टेज का नियमितीकरण करने के लिए क्या है, जेनर डायोड को काम में लिया जाता है। ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, ओके। तो डायोड वाला पार्ट कंप्लीट। अब दूसरा पार्ट बचा इसमें, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स। ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स अगली क्लास में करवा देते हैं, है ना। फिर ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आधा घंटे की वो क्लास है, आधे घंटे की ये क्लास है। 2 टॉपिक में आपका सेमीकंडक्टर वाला काम है कंप्लीट। इसमें ना कोई असाइनमेंट वगैरह कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत, जो चीज़ें बताई हैं मैंने काफ़ी शॉर्ट से शॉर्ट करके बताया है, उन चीज़ों को आप अच्छे से दिमाग में सेव कर लो बस। ज़्यादा इधर वो पढ़ लूँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली क्लास में हम ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। इतने में आपका ये वाला टॉपिक है कंप्लीट। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आपको लैब असिस्टेंट का प्रॉब्लम डिस्कशन का ग्रुप के लिंक भी मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप उधर क्वेश्चन है पुट अप कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के नंबर भी हैं डिस्क्रिप्शन में, तो कुछ पर्सनल कुछ जानना हो तो कुछ डाउट हो तो वहाँ भेज सकते हो आप। राधे राधे।